कल हम लोगों ने रैम के बारे में पढ़ा था। रैम, डी रैम, एस डी रैम। अब उस क्रम में आता है जो प्राइमरी मेमोरीज़ हैं, उसमें जो अगली मेमोरी आती है वो है रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है क्योंकि शब्द से ही है कि रीड ओनली, ओनली रीडिंग, केवल हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस पर लिखे गए निर्देश केवल पढ़े जा सकते हैं, लिखे, मिटाए अथवा परिवर्तित, संशोधित नहीं किए जा सकते। यह अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, अर्थात इस पर स्टोर विद्युत सप्लाई, इस पर जो स्टोर डाटा होता है वो विद्युत सप्लाई बंद होने के पश्चात भी नष्ट नहीं होता। मगर अगली वाली मेमोरी में क्या था, जो पहली वाली मेमोरी थी उसमें ये सुविधा नहीं थी। उसमें जो हमारे डाटा होते थे वो डिलीट हो जाते थे, जैसे बिजली गई वो डाटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते थे। अब बात उसी में आती है कि इसमें जो डाटा होते हैं उसको पुनः प्राप्त भी किया जा सकता है। पुनः प्राप्त तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसमें होता क्या है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की जानकारी को स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यानी कि जब डाटा स्टोर होगा तो आप उसका यूज़ दोबारा कर लेंगे। यूज़ कहाँ होता है, तो जो हमारे इनपुट आउटपुट सिस्टम हैं, डिवाइसें हैं, उनके बारे में जो जानकारी हमारे कंप्यूटर में स्टोर होती है वो रोम में ही होती है। इस पर लिखे प्रोग्राम को फर्मवेयर भी कहते हैं, यानी कि रोम में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनको फर्मवेयर कहा जाता है। जो कंप्यूटर का स्विच ऑन होने के साथ ही क्रियान्वित होता है, यानी जैसे कंप्यूटर को आप ऑन करते हो, चालू करते हो, स्टार्ट करते हो, तब ये वर्क करना शुरू कर देते हैं। और इसमें जो प्रोग्राम होते हैं बूटिंग के समय हमारे कंप्यूटर से रोम से स्थानांतरित होकर के रैम में चले जाते हैं। रोम में निर्देशों को स्टोर करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो यूज़र या प्रोग्रामर द्वारा नहीं की जा सकती। ये ध्यान दीजिएगा कि रोम में जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं वो कोई प्रोग्रामर नहीं करता, कोई यूज़र नहीं करता, वो कंपनी करती है। यानी कंप्यूटर निर्माण करने वाली कंपनी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स अथवा परावैज्ञानिक किरणों के प्रयोग से डाटा को स्टोर करती है, और वो डाटा वन टाइम स्टोर होता है, फिर डिलीट नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसी में आता है प्रॉम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी पर विशेष प्रोग्रामिंग की सहायता से ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं, स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है, परंतु इस पर एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के पश्चात यह रोम में परिवर्तित हो जाती है। यानी जैसे ही प्रोग्राम आप लिख के कंप्लीट किए, ऑटोमेटिक वह रोम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उस रोम में केवल प्रोग्राम होता है। इस परिवर्तन के बाद लिखे गए प्रोग्राम को आप न तो मिटा सकते हैं, ना ही उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। और इस पर यानी कि रोम में प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि बर्निंग क्या है। यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जो सामान्यतः रीड अथवा राइट प्रक्रिया से भिन्न है। यह भी अस्थायी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि एक बार प्रोग्राम लिखे जाने के पश्चात विद्युत सप्लाई के बंद होने पर भी इसमें जो लिखे डेटाज हैं वो डिलीट नहीं होते हैं। तो ये आपका प्रॉम हो गया। इसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है ई प्रॉम। ई प्रॉम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रॉम, ई प्रॉम पर डाटा एक से अधिक बार लिखा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसका नाम इसमें आएगा कि इरेजेबल, आप उसको इरेज कर सकते हैं, लेकिन इस पर पुनर्लेखन की प्रक्रिया, यानी कि डाटा को मिटा करके दोबारा डाटा लिखना हो, थोड़ा उसकी प्रक्रिया जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर लिखे प्रोग्राम को मिटाने के लिए समस्त सेलों, अब जानते हो कि रोम और रैम विभिन्न प्रकार के सेल से बने हैं, तो जितने भी रोम में जितने भी सेल हैं उन सेल्स पे परावैज्ञानिक यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज प्रकाश डाला जाता है, और समस्त सेलों को डाटा को नष्ट करने के पश्चात यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से उसको नष्ट करते हैं, और उसके बाद डाटा को हम लिखते हैं। अगला आता है ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह भी अस्थायी है और यह आसानी से अपडेट की जा सकती है। यह मेमोरी महंगी है, आसानी से अपडेट का मतलब इलेक्ट्रिकल रेज के द्वारा हम इसमें डाटा को मिटा सकते हैं और फिर राइट कर सकते हैं।
यह मेमोरी महंगी है तथा डाटा व निर्देशों को इस पर लिखने में समय अधिक लगता है। अगला जो हमारा है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में आता है। कब आए, कैसे आएगा? इसको कभी कभी हम टर्सरी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी की श्रेणी में कैसे आता है? तो कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी तथा सीपीयू के मध्य रखा जाता है। आप देख लो चित्र में, ये मुख्य मेमोरी हो गई प्राइमरी मेमोरी, ये प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, और बीच में क्या हो गया आपका? कैश मेमोरी हो गया। क्यों इसकी यूज़ पड़ी? तो सीपीयू की जो गति होती है वो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है और प्राइमरी मेमोरी की गति कम होती है। इसलिए इन दोनों के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए कैश का यूज़ किया जाता है। कैश की गति सीपीयू से तो कम होती है परंतु प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। इसके प्रयोग से हमारा जो सीपीयू है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, लगभग प्रति सेकंड कार्य करने की गति बढ़ जाती है। अब हर सिस्टम में कैश मेमोरी का यूज़ नहीं होता क्योंकि कैश मेमोरी महंगी होती है, इसलिए इसका यूज़ अपेक्षाकृत बहुत कम सिस्टमों में किया जाता है। अगला हमारा सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर पर कार्य करने की गति तब ही तेज होगी जब कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की क्षमता अधिक हो। यानी प्राइमरी मेमोरी की क्षमता, जैसे आप मोबाइल करते हो तो 2 GB का रैम, 4 GB का रैम, 8 GB का रैम आपको चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि उससे स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक यही आएगा कि हमारा जो प्राथमिक मेमोरी है उसकी क्षमता ज़्यादा हो। तो जब क्षमता ज़्यादा हो तो कारण क्या है? तो समस्त डाटा व निर्देश प्राइमरी मेमोरी से होकर के ही सीपीयू पर जाते हैं, किंतु यह मेमोरी महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या है? रैम क्या है? महंगा होता है। इसलिए कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी की मात्रा सीमित है। यदि आप महंगा प्राथमिक मेमोरी लगाओगे तो आपके कंप्यूटर का दाम भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका यूज़ कम होता है। और इसके अतिरिक्त यह एक अस्थायी भी होती है, डाटा इसमें सिक्योर सेव नहीं होता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त की जाने वाली प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के समस्त डाटा को स्टोर नहीं कर सकती, अतः अत्यधिक डाटा को स्टोर करने में सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 GB का रैम है, डाटा उसमें सेव भी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? आप अपना एक एक्सटर्नल मेमोरी रखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रखो। इसे ऑक्सिलरी मेमोरी या हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है, परंतु इसकी गति प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम होती है। यह अस्थायी मेमोरी है, अर्थात विद्युत सप्लाई जाने के बाद भी इसमें जो डाटा होते हैं आपने स्टोर कर दिया तो वो डिलीट नहीं होंगे और फिर आप पुनः उस डाटा को प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें स्टोर डाटा को प्राइमरी मेमोरी में आवश्यकता अनुसार भेजा जा सकता है। जो इसमें डाटा स्टोर है, जब सीपीयू को लेना होगा तो वो क्या करेगा? इसमें से डाटा को प्राइमरी मेमोरी में जाएगा और फिर डाटा सीपीयू के पास जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में डाटा उसी प्रकार स्टोर होता है। किस प्रकार? तो बिट के रूप में, जिस प्रकार हम प्राइमरी मेमोरी में करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में भी डाटा हमारा बिट के रूप में ही स्टोर होता है। सेकेंडरी मेमोरी विभिन्न डिवाइसेस के रूप में मिलती है। अनेक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरीज डिवाइसेस हैं जिसकी चर्चा आगे होगी। सेकेंडरी मेमोरीज की कुछ क्वालिटियां हैं वो हमको देखना है। पहला ये है, यह डाटा की को अस्थायी रूप में स्टोर कर सकती है। दूसरा, यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में बहुत सस्ती है। इसमें असीमित डाटा स्टोरेज की क्षमता होती है। तीसरा, डाटा को स्टोर डाटा को आवश्यकता अनुसार हम परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी कि अपडेट भी कर सकते हैं। इसका यूज़ बार बार कर सकते हैं, दूसरे सिस्टम में भी लगा के कर सकते हैं। इसकी सहायता से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से स्थानांतरित भी किया जा सकता है। सेकेंडरी मेमोरी में के रूप में विभिन्न डिवाइसेस प्रयोग में लाई जाती हैं। अनेकों डिवाइसेस हैं जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, परंतु कौन सी डिवाइस किस कार्य के लिए यूज़फुल है यह बात डिवाइस से स्टोर डाटा को प्राप्त करने के क्रम पर निर्भर करता है कि किस क्रम में डाटा प्रोसेसर रिसीव कर रहा है। तो इसको हम एक एक्सेसिंग कहते हैं, यानी कि जिस क्रम में सीपीयू डाटा को रिसीव करता है वो प्रक्रिया एक्सेसिंग कहलाती है। तो कंप्यूटर से डाटा एक्सेस की 2 विधियाँ हैं, सीरियल एक्सेसिंग और डायरेक्ट एक्सेसिंग। सीरियल एक्सेसिंग विधि में डाटा जिस क्रम में स्टोर होता है उसी क्रम में प्राप्त किया जाता है। पहला डाटा गया तो पहला ही डाटा प्राप्त होगा, दूसरा गया तो दूसरा गया, तो इस तरह से, यानी कि क्रम से डाटा रिसीव होगा। तथा डायरेक्ट एक्सेसिंग में डाटा को स्टोर करने में का कोई क्रम ही नहीं होता है,
क्रम में अंतर भी हो सकता है। सीरियल एक्सेसिंग विधि ऐसे अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है जहां डाटा क्रमवार प्रयोग में लाया जाए। क्रम का मतलब जैसे पे स्लिप बनाना हो, मासिक बिल देना हो, इस तरह के जहां क्रम से काम हो वहां इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके विपरीत डायरेक्ट एक्सेसिंग में डाटा को किसी भी क्रम में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे रेलगाड़ी के आरक्षण में, वायुयान के आरक्षण में। अब आरक्षण में कैसे? तो जैसे मान लीजिए कि 10 बजे टिकट बुक होनी है ऑनलाइन, आप भी बैठे हो, 10 लोग और बैठे हैं, आप सबसे लास्ट में आए, मगर इस सुविधा के अनुसार आपको क्या हुआ, टिकट पहले मिल गया आरक्षण का। तो ये ऑनलाइन निकालने की विधि पर डिपेंड करता है, और कई लोग सुबह शाम तक बैठे रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। तो ये प्रोसेस होता है डायरेक्ट एक्सेसिंग का। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि ऑडियो कैसेट को जिस क्रम में गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं, ऑडियो कैसेट में जिस क्रम में गाने रिकॉर्ड किए जाते हैं उसी क्रम में उन्हें सुना भी जा सकता है। यदि पहला गाना सुन रहे हो और चौथा सुनना चाहते हो तो आपको दूसरे व तीसरे गाने से होकर के ही जाना पड़ेगा, भले ही आप उसको फॉरवर्ड करो या फिर उसको नेक्स्ट करके जाओ, ये प्रोसेस। परंतु यदि हम रिकॉर्ड प्लेयर से गाना सुन रहे हैं, पहला गाना सुन रहे हैं और चौथा सुनना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड प्लेयर में सुई की प्रक्रिया होती है। आप उस सुई को उठा करके पहले गाने से डायरेक्ट आप चौथे गाने पे रख देंगे, तो बिना दूसरा व तीसरा गाना सुने आपका चौथा गाना प्ले हो जाता है। इस प्रकार ऑडियो कैसेट सीरियल एक्सेसिंग का तथा रिकॉर्ड प्लेयर डायरेक्ट एक्सेसिंग का एक एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क के बहुत सारे सेकेंडरी मेमोरी के बहुत ज़्यादा उदाहरण हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, ऑप्टिकल डिस्क। एक छोटी सी समरी हम लेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस इस प्रकार की डिवाइस है जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस से मतलब है कि डाटा को स्टोर करने वाली डिवाइस ही स्टोरेज डिवाइस है। जब बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करना होता है तो इन डिवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। इन पर स्टोर किया गया डाटा पर्याप्त समय तक बिना क्षतिग्रस्त हुए बना रह सकता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद भी डाटा आपने सेव कर रखा है तो इनमें स्टोर डाटा को क्षति नहीं होगी। इन युक्तियों में डाटा को आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी कि स्टोरेज डिवाइस के द्वारा आपको फ्यूचर में डाटा चाहिए तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी है, कुछ प्रचलित भंडारण युक्तियाँ यानी कि स्टोरेज डिवाइस हैं, जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी या कॉम्पैक्ट डिस्क, चुंबकीय टेप, डीवीडी या पेन ड्राइव। इनमें हार्ड डिस्क महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज़ हम कंप्यूटर में करते हैं। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है। तो यहाँ तक का वीडियो आप लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, और अगला वीडियो आगे भेजा जाएगा। जब तक जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको करिए, जो वीडियो भेजा जा रहा है उसको देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।